आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास आपकी F2 सिलेबस की मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस की लास्ट क्लास है। ठीक है। और इससे पहले हम तमाम इश्यूज डील कर चुके हैं। अच्छा, मैंने आज की क्लास में करना ये कि मुझे आपको 3-4 छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें बतानी है जो एक आध एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आ जाती है। मैं आपके साथ डील करूंगा। फिर मोर इम्पोर्टेंटली पेपर प्लान, पेपर की आप तैयारी कैसे करें, ये तमाम बातें करनी है। ठीक है। कब तक आप पेपर दें, ये बातें करनी है। और फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपकी जो है वो क्लासेस खत्म करेंगे। ठीक है। अच्छा यार, आपके सिलेबस का जो ये सेक्शन ए है ना, उसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स मौजूद हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर, जिसमें हाइलो मेथड, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, ग्राफ्स व्राफ्स उनके, और बाकी ये जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह देख रहे हो, तो ये तमाम बातें मैंने आपके साथ उसमें जो है वो डील की हैं। ठीक है। दूसरा है डेटा इंफॉर्मेशन एंड सैम्पलिंग। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। डेटा इन्फॉर्मेशन और सैम्पलिंग में जो है वो क्या होता है। ठीक है। डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन के 3 लेवल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल, सैम्पलिंग मेथड्स, बिग डेटा, ये सब आपने डील किया। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें बुनियादी तौर पर बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको डिफरेंसेस बताओ बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्क क्या है। तो हमने आपको ये भी पढ़ा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इनफैक्ट ये जो भी आपको मैंने फोल्डर शेयर किया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर का, उसके अंदर ये तमाम चीजें जो है वो मौजूद है। ठीक है। तो इसमें भी आज जो है वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन का। ठीक है। इसमें कुछ बेसिक बातें वो मुझे आपके साथ डील करनी है एंड दैट वुड मीन। ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूँ, वो जरा आप कॉपी कर लें, फिर इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, अब देखिए सबसे पहले तो ये प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन का चैप्टर ये चाहता है कि आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क पता हो, तो हम आपको बता चुके हैं। कभी भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने है ना, जिसको देख के, पढ़ के, सुन के आपको कुछ खास समझना है, दैट इज़ डेटा। और उसी को आप प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बन जाती है बेटा? इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है? अच्छा, फिर इन्फॉर्मेशन के 3 लेवल्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हम स्ट्रैटेजिक कहते हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल को, ठीक है? टैक्टिकल हम कहते हैं मिड लेवल को, ठीक है? और ऑपरेशनल हम कहते हैं बिल्कुल लो लेवल को। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, ये 3 लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है? टॉप मोस्ट, मिड लेवल और लो लेवल। क्योंकि असल में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है ना, हम लोग, उसके 3 मेजर रोल्स होते हैं। एक रोल होता है उसका प्लानिंग, एक रोल होता है कंट्रोल, और तीसरा रोल होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? जाहिर है प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब लोग पूछते हैं भाई हम इन्फॉर्मेशन क्यों जमा कर रहे हैं? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के 3 बुनियादी काम ही क्या है? प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। भाई प्लानिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन होगी तो ही प्लानिंग कर सकेगा ना। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब यूजुअली होता है वेरिएंसेस निकालना है। मैं आपको बजट में मैं बता भी चुका हूँ। तो भाई वेरिएंसेस के लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है? और तीसरा ये है कि आपके पास जो है, तीसरा काम होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? तो जाहिर सी बात है जब तक आपके सामने इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप फैसले नहीं कर सकते, ठीक है? तो प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग 3 एरियाज है। प्लानिंग के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कंट्रोल के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वेरिएंसेस के लिए जब तक बजट एक्चुअल ना वेरिएंस ना निकल सकेंगे, और डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है? अब सर ठीक है, इंफॉर्मेशन के 3 लेवल्स हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। इंफॉर्मेशन आपने कहा इसलिए की जाती है ताकि 3 रोल्स पूरे हों, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। लेकिन अब इंफॉर्मेशन दें कैसे? देखिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए ना कुछ की एस्पेक्ट्स यूज किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए कुछ की एस्पेक्ट्स यूज किए जाते हैं। कभी कभार इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, कभी कभार इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ बार चार्ट, कभी कभार इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, और कभी कभार इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर डायग्राम, ठीक है? आपको ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें बनाने को नहीं आएंगी कि भाई रिपोर्ट बना के दिखाओ, बार चार्ट बना के दिखाओ, पाई चार्ट बना के दिखाओ, स्कैटर डायग्राम बना के दिखाओ, ये सब नहीं आएंगी। लेकिन आपको वो इनकी डायग्राम पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ताकि आप अकॉर्डिंगली जो है वो हैंडल कर सकें, ठीक है? तो अगेन कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ज़रा उनको कॉपी कर लो भाई।
अस्सलामुअलैकुम सर। सर मटेरियल से रिलेटेड दो तीन चीज़ें पूछनी थी। अच्छा यार, अब देखें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे किया जाए। देखें, एक तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का तरीकेकार ये है कि आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दें रिपोर्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये रिपोर्ट क्या होती है सुनो जरा। मिसाल के तौर पे मुझे ना 3 सालों की सेल्स बतानी है। मुझे 3 सालों की सेल्स बतानी है, 2008-9-10 की, अपने किसी डायरेक्टर को। ठीक है, 2008-9-10 की सेल्स बतानी है। ठीक है, अब 2008 की सेल्स लेट सपोज 10,000 है, 2009 की सेल्स 11,000 है, 2010 की सेल्स 12,000 है। ये जरा गौर से सुन लेना। अभी मुझे लेट सपोज 2008-9-10 की क्या बतानी है, सेल्स बतानी है। ठीक है, तो 2008 की सेल्स 10,000 है, 2009 की सेल्स 11,000 है और 2010 की सेल्स कितनी है बेटा, 12,000 है। सही। भाई मैं इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करूं। मेरी किसी डायरेक्टर को मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी 2008 की सेल 10,000 है, 2009 की 11,000 है, 2010 की 12,000 है। मैं इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कैसे करूं। देखो, इसका एक हाल है रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट क्या है, डिटेल डॉक्यूमेंट। मैं उसमें लिखूंगा, मिस्टर डायरेक्टर, our 2008 sales were 10,000, 2009 sales were 11,000, 2010 sales were 12,000। एक पूरा जो एसए स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल में जो डॉक्यूमेंट बनता है ना, उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। तो मेरे ख्याल में तुम लोग सबने रिपोर्ट देखी भी होगी, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि रिपोर्ट आपने कभी जिंदगी में जो है ना वो देखी नहीं होगी। तो डायरेक्टर को अगर आपको या किसी भी बंदे को इन्फॉर्मेशन देनी है कि यार 2008 में क्या है, 2009 में क्या है, 2010 में क्या है, तो एक हल है उसका कि हम क्या बना लें बेटा, रिपोर्ट बना लें, एक डिटेल डॉक्यूमेंट, और उस डिटेल डॉक्यूमेंट में हम तमाम चीजें जो है वो मेंशन कर दें। ठीक है, एक सवाल ले लो, एक मिनट। तो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का मैंने कहा एक तरीका है रिपोर्ट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझसे कोई मेरा सीनियर ये कहे, यार मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट के ना पिछले 3 साल के एडमिशन्स बताओ। तो एडमिशन्स लेट सपोज 1,000 हुए थे, 1,500 हुए थे, 1,800 हुए थे। तो मैं एक रिपोर्ट बना के दूंगा कि यार इतने साल, इस साल इतने एडमिशन, इस साल इतने एडमिशन। अच्छा, अब रिपोर्ट कुछ भी है, थोड़ी लंबी हो जाती है ना, मतलब रिपोर्ट से लोग घबराते हैं। तो कहते हैं रिपोर्ट से एक बहुत अच्छा फॉर्म है
कि आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। पता है यार, इतने पेजेस बच जाएंगे, इतना मसला हो जाएगा। जैसे अगर मिसाल के तौर पे 2008-9-10 की सेल्स बतानी है ना, एक टेबल बना लो, सेल्स ईयर, ठीक है। टेबल सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू वेरिएबल्स। टेबल दो वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। पता है क्या लिख दो? 2008 ईयर सेल्स 10,000, 2009 ईयर सेल्स 11,000, 2010 साल 12,000। देख रहे हो कितने समराइज फॉर्म में काम हो गया? दिस इज कॉल्ड टेबल। तो आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के दो तरीकेकार पता लगे। पहला तरीका मैंने क्या बताया बेटा? रिपोर्ट। 3 सालों की सेल्स की इंफॉर्मेशन बतानी है तो आप सेल्स की इंफॉर्मेशन बता दो, एक तो लिख के पूरा, विच इज कॉल्ड रिपोर्ट, पूरी लिख के बता दो। दूसरा हमारे पास है विच इज कॉल्ड टेबल। टेबल में हम दो वेरिएबल्स लेंगे, ईयर सेल्स, और सिंपली मेंशन कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मुझसे कहा जाए कि यार आप जरा बताओ मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में पिछले 3 साल के एडमिशन्स क्या हैं। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में पिछले 3 साल के एडमिशन्स क्या हैं, मिसाल के तौर पर पिछले 3 महीने के एडमिशन्स क्या हैं। तो मैंने कहा अप्रैल में जून एडमिशन्स थे 100, 200, 250, ठीक है। तो आपने कहा यार अगर जो है ना, तो हम लोगों को ये करना है कि हमें 100, 110, 200 इतने एडमिशन्स हुए हैं और बस ये एडमिशन्स की रिपोर्ट बयान करनी है, और बस ये हमें एडमिशन्स की रिपोर्ट बयान करनी है। भाई मैं रिपोर्ट बना सकता हूँ कि इन जनवरी 2020 आई हैड इतने एडमिशन, इन फरवरी 2020 आई हैड इतने एडमिशन, इन मार्च 2020 आई हैड इतने एडमिशंस। रिपोर्ट लंबी हो जाएगी। टेबल बना लो भाई, मंथ जनवरी फरवरी मार्च, एडमिशंस 100, 150, 200, काफी समराइज का होता है। सही, एक और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का चार्ट, ठीक है। एक्स एक्सेस पे लिख लो तुम ईयर, और वाई एक्सेस पे लिख लो सेल्स, ठीक है। ईयर में 2008, 2009, 2010, ठीक है। और सेल्स में 10, 12, 14। अब 2008 की सेल 10,000 हुई है तो ये 10,000 पे बार बना लो। 2009 की 11,000 हुई है, थोड़ा ऊपर बार बना लो। 2010 में 12,000 हुई है, थोड़ा ऊपर बना लो। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल बार चार्ट। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल बार चार्ट। ये भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का एक तरीकेकार है। सिंपल बार चार्ट जो है, ये भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का एक तरीकेकार है। सही है ना? तो आप देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक मिनट सवाल ले लूं। सही कह रहे हैं मैडम, आप सही कह रहे हैं। वो बार्स जो होती है ना, वही वेरिएबल को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अच्छा जी, तो अब आप देखें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक हमारे पास हो गया रिपोर्ट बना दो, दूसरा हो गया आपके पास टेबल बना लो, तीसरा हो गया बार चार्ट। अच्छा, बार चार्ट में ना 3 चीजें, एक सिंपल बार चार्ट है, कंपोनेंट बार चार्ट है, एक मल्टीपल बार चार्ट है। तीनों की पिक्टोरियल व्यू तुम्हारे सामने। अच्छा, क्योंकि ये पिक्टोरियल या विजुअल व्यू है तो इसमें जरा तुम्हें बात समझनी होगी। सिंपल बार चार्ट में ना सिर्फ बार्स होती हैं। कंपोनेंट बार चार्ट में आप बार्स के अंदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट करते हो, जैसे ये देख रहे हो। और मल्टीपल बार चार्ट में आप कंपोनेंट्स को अलग अलग बार्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। सिंपल बार चार्ट में सिर्फ सिंपल सिंपल बार्स बनती हैं। कंपोनेंट बार चार्ट में आप बार्स बना के हर किसी के कंपोनेंट लेते हो, ब्रेक करते हो उसको बार्स को। और मल्टीपल बार चार्ट में उन्हीं कंपोनेंट्स की बार्स को अलग फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं। मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही।
बोला यार 2008 की सेल्स 10,000 थी, 2009 की 12,000 थी, 2010 की जो है वो 14,000 थी। इसको बार चार्ट फॉर्म में, सिंपल बार चार्ट में प्रेजेंट करो। तो सिंपल बार चार्ट में वही एक्स एक्सिस पे आ गया ईयर और वाई एक्सिस पे आ गई सेल्स। ठीक है, 2008, 9, 10 बना लिया, 10,000, 12,000, 14,000। ठीक है, जब 8 की सेल्स 10,000 है ना, तो मैंने 2008 में बार बना ली 10,000 की। तो 2009 में 12,000 है, मैंने 12,000 की बार बना ली। 2010 में 14,000 है, 14,000 की बार बना ली। जैसे सिंपल बार चार्ट। बोला भाई 2008 में सेल्स हुई है ना 10,000 की, जरा बताओ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की कितनी सेल्स थी। लेट सपोज कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है एबीसी, बताओ एबीसी की कितनी कितनी सेल्स थी। 2009 में 12,000 की सेल्स हुई ना, तो बताओ एबीसी की कितनी कितनी सेल्स थी। 2010 में 14,000 की सेल्स हुई ना, बताओ एबीसी की कितनी कितनी सेल्स थी। तो आपको अगर हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल सेल बतानी है ना, तो आपको शायद इसको कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। देखो कंपोनेंट बार चार्ट कैसे बनेगा, ईयर वही एक्स एक्सिस पे सेल्स, 2008, 9, 10, ठीक है, और 10,000, 12,000, 14,000। बेटा पहले तो सिंपल बार चार्ट बना लो। 2008 की सेल्स 10,000 है, 2009 की 12,000 है और 2010 की 14,000 है। सिंपल बार चार्ट बन गया। बोला अगर बताओ 2010 में 14,000 की सेल्स है ना, उसमें एबीसी की अपनी अपनी कितनी सेल्स है। तो लेट सपोज ए की 5,000 है, बी की 5,000 है और सी की 4,000 है। तो आपको इसको कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। ए की 5,000 है ना, बी की भी 5,000 है और सी की। तो ये बार चार्ट एबीसी के कंपोनेंट्स में टूट गया। ठीक है, अच्छा 2009 में 12,000 की सेल्स है ना, पूरा एबीसी की सेल में ब्रेक करो। लेट सपोज ए की सेल 8,000 थी, बी और सी की जो है वो 2,000 थी। तो ए की 8,000, बी और सी की 2,000। बनाने को नहीं आएगा तुम्हें, सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 2008 की सेल 10,000 थी ना, बार चार्ट बना लिया। बोला कंपोनेंट में ब्रेक करो। लेट सपोज 2008 में ए और बी बिका था 5-5 हजार, सी बिका ही था 0। ये देख लो बनाया बार चार्ट ये है, लेकिन बार चार्ट तोड़ दिया गया किसमें, कंपोनेंट्स में। दिस इज कॉल्ड अ कंपोनेंट बार चार्ट। ठीक है जी। अच्छा इसी चीज को है ना आप प्रेजेंट एक और फॉर्म में कर सकते हो। इसी चीज को आप प्रेजेंट एक और फॉर्म में कर सकते हो, मल्टीपल बार चार्ट में। यही सेम चीज मकसद होती है, एक और फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, दैट इज मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, मल्टीपल बार चार्ट में ना एक्सेस वही बनते हैं, ईयर, सेल्स। तो 2008, 9, 10। दस हजार, 12,000, 14,000। ठीक है, अब 2008 में 10,000 की सेल्स थी ना, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की लेट सपोज थी 4,000, 4,000, 2,000। तो आप 3 बार्स बनाओगे, ए 4,000, बी भी 4,000 और सी 2,000। ठीक है, अच्छा 2009 की सेल्स 12,000 थी ना, लेट सपोज इंडिविजुअल प्रोडक्ट थी 8,000, 2,000, 2,000। तो 8,000 ए, 2,000, 2,000। अच्छा 2010 की सेल्स 14,000 थी ना, ब्रेक करके बताओ इंडिविजुअली। तो कंपोनेंट्स में भी ब्रेक कर सकते हो, एक बार बना के अलग अलग बार्स भी शो कर सकते हो, मल्टीपल बार चार्ट है। 2010 की सेल 14,000 थी, ए बी सी 5, 5 और 4 था। तो 5,000 ए, 5,000 बी और 4,000 सी।
फर्क देख रहे हो, कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट दोनों कंपोनेंट्स बता रहे हैं। बस छोटा सा फर्क ये है कि कंपोनेंट बार चार्ट में ना आप एक ही बार के अंदर कंपोनेंट्स ब्रेक कर देते हो, और मल्टीपल बार चार्ट में हर कंपोनेंट के अलग अलग बार बनाते हो। ठीक है, इनमें कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा मेरे से प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का एक और तरीकेकार है विच इज कॉल्ड पाई चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट जो है ना, उसमें बस ये है कि इंफॉर्मेशन जो है ना एक सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और हर पाई अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कि यार कंपनी की 2008 की सेल्स, 9 की सेल्स और 10 की सेल्स। ठीक है, तो 2008 की सेल्स लेट सपोज 10,000 है, 2009 की सेल्स लेट सपोज 15,000 है, और 2010 की जो सेल्स है ना वो है 25,000। तो टोटल सेल्स क्या हुई? 50,000। अब ये पाई चार्ट में प्रेजेंट करो तो पाई पूरा 50,000 रुपए का है। ठीक है, बताओ इसमें आधा पोर्शन किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है 25,000 का? 2010 ने ना। तो ये आधा पाई हो जाएगा 2010 का। कलर भी कर दिया जाता है इसको अक्सर बेशतर। ये आधा पाई 2010 का है। ठीक है, अच्छा फिर 10,000 सेल्स जो है ना 2008 की है, तो 2008 का पाई खाली 10,000 आउट ऑफ 50,000 20% है, तो एक अंदाजन 20% मार्क कर लो। ठीक है, और जो रिमेनिंग पाई है वो है 2009 का। ठीक है, ये तुम लोगों ने ना अक्सर क्रिकेट मैचेस में देखा होगा कि क्रिकेट मैचेस में जो है ना एक बैट्समैन का सर्कल बना हुआ होता है कि भाई इसने लेग साइड पे इतना स्कोर किया है, इसने कवर्स पे इतना स्कोर किया है, इसने ऑन साइड ऑफ साइड पे इतना स्कोर किया है, बैक साइड पे इतना स्कोर किया। तो एक पाई बना हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। ठीक है, अच्छा तुमने ये जो बार चार्ट है
ये तुमने कई बार क्रिकेट मैचेस में देखा होगा, ओवर्स, रन्स, पहले ओवर में 10 रन बने, दूसरे में 6 रन, तीसरे में 8 रन। अगर हर बॉल पे क्या क्या हुआ है तो ये 6 बॉल्स में टूटा हुआ होता है, और हर बॉल के रन, तो ये तमाम चीजें आपने देखी। ठीक है। लास्ट एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का वे होता है विच इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम आपने बनानी नहीं है, सिर्फ स्कैटर डायग्राम का शेप याद करना है। कुछ लाइन ग्राफ जैसा शेप होता है, एंड दिस डायग्राम इज कॉल्ड अ स्कैटर डायग्राम। आपको मैंने कोरिलेशन वगैरह में भी ये पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये भाई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के कुछ वेज हैं जिनका आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आखिरी चीज कॉपी कर लें।
अच्छा, अभी हमारी एक आखिरी चीज है जो मैंने आपको मटेरियल के चैप्टर में नहीं कराई थी, दैट इज EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, ये आप समझ लें EOQ का भाई है, EOQ का भाई है लेकिन जुड़वा भाई नहीं है, एक हल्का सा चेंज है। ठीक है, मुझे ये बताएं, जब हमने आपको EOQ पढ़ाया था तो हमने आपको क्या समझाया था कि EOQ कंपनी को क्या बताता है अगर 500 आता है, दैट मीन्स आपने 500 का ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, EOQ अगर 400 आता है दैट मीन्स आपने 400 का ऑर्डर प्लेस करना है, EOQ अगर 200 आता है दैट मीन्स आपने 200 का ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि EOQ आपको बताता है हाउ मच टू ऑर्डर। असल में कंपनी जब ऑर्डर कर रही होती है ना, तो हमेशा आपको पता है ऑर्डर करते टाइम कंपनी को एक छोटा सा मसला होता है, कितना ऑर्डर करें। मुझे कोई खाना मंगवाना है रेस्टोरेंट से, मुझे अपनी कंपनी के लिए कोई माल मंगवाना है, हमेशा एक छोटा सा मसला है, कितना ऑर्डर करें यार, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करें। तो कितना ऑर्डर करें हमें कौन बताता है? EOQ। ठीक है, EBQ वो कंपनीज यूज करती हैं जो माल मंगवा नहीं रही होती, माल भी खुद ही बना रही होती है। EBQ वो कंपनीज यूज करती हैं जो माल खुद नहीं बना रही होती, तो सॉरी खरीद नहीं रही होती, बल्कि माल भी खुद ही बना रही होती है। लाइक मिसाल के तौर पे कोई कंपनी जो है वो अगर ये पेन बना रही है, ठीक है, तो इसका मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। उसको प्लास्टिक ऑर्डर करना है, तो उसको डिसाइड क्या करना है? हाउ मच टू ऑर्डर। कौन बताएगा हाउ मच टू ऑर्डर? EOQ। भाई कंपनी पेन बना रही है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक चाहिए ना, वो प्लास्टिक भी खुद ही बना रही है, तो कंपनी को ये थोड़ी फैसला करना होगा हाउ मच टू ऑर्डर, उसको फैसला करना होगा हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब एक मिसाल के तौर पे जो है वो कंपनी है, वो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, तो फूड प्रोडक्ट्स में लेट सपोज एक आइटम चाहिए होता है ब्रेड। अगर वो ब्रेड बाहर से ऑर्डर कर रही है तो उसको फैसला क्या करना पड़ेगा? हाउ मच टू ऑर्डर। हाउ मच टू ऑर्डर कौन बताएगा? EOQ। 500 है, 500 ऑर्डर करो। लेट सपोज कंपनी फूड प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए ब्रेड चाहिए ना, रॉ मटेरियल, वो ब्रेड भी खुद ही बना रही है, तो अब ये थोड़ी फैसला करना है हाउ मच टू ऑर्डर, अब फैसला करना है हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ मच टू ऑर्डर अगर मालूम करना है ना तो EOQ बताता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस मालूम करना है वो कौन बताएगा? EBQ। EBQ का फॉर्मूला है EOQ जैसे 2C0D/CH अंडर रूट, ब्रैकेट में एक नया चेंज है 1 - D/R। आप देख रहे हैं मैंने राइट साइड पे आपके सामने डी का मतलब नहीं लिखा, क्योंकि डी का मतलब एनुअल डिमांड है। CH का मतलब नहीं लिखा, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, चेंज नहीं है। मैंने आपके सामने एक नई चीज आर का मतलब लिखा है, आर होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे डी एनुअल डिमांड है ना, तो आर होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम, प्रोडक्शन किस हिसाब से हो रही है। जैसे लेट सपोज अगर प्रोडक्शन हर हफ्ते 5000 हो रही है ना, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन है 5000। प्रोडक्शन हर हफ्ते 4000 हो रही है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन है 4000। ठीक है भाई, तो ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन। सही है। C0 उसका मतलब डिफरेंट है, वहां C0 का मतलब था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वहां C0 का क्या मतलब था? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब आप ऑर्डर तो करेंगे, अब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, C0 का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था ना, अब आप ऑर्डर तो करेंगे जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो C0 का मतलब है सेटअप कॉस्ट फॉर ईच रन। जिस तरह EOQ में सारी बातें दी जाती थी और आपको बस फॉर्मूले में लग के EOQ निकालना होता था ना, यहाँ भी आपको सारी बातें दी जाएंगी, बस फॉर्मूले में रख के आपको EBQ निकालना होगा। और EBQ 1000 आ रहा है तो बता रहा है 1000 बनाओ, EOQ 1000 आ रहा है दैट मींस 1000। ठीक है, एक एग्जांपल दी हुई है मैंने, देखो जरा। A company makes a product whose annual demand is 5000 units. Annual demand 5000 है, company makes these units at a rate of 8000 units per annum। rate 8000 units है, setup cost रन की 50 है, holding cost 2 per unit per annum है, EBQ मांग रहा है। फॉर्मूला लगाया अंडर रूट 2C0D/CH 1 - D/R। बेटा C0 सेटअप कॉस्ट फॉर ईच रन कितनी है? 50। डी एनुअल डिमांड कितनी है? 5000। CH 2 पर यूनिट पर annum, 1 - D 5000 ओवर R 8000। ठीक है, सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऊपर 5 लाख हो गया अपॉन 2, 1 - D ओवर आर। पहले डिवाइड करो 5000 ओवर 8000 को, 1 माइनस करो 0.375। ठीक है, सॉल्व किया,
ठीक है, और फर्दर सॉल्व किया, इसका रूट ले लिया। इसका मतलब है आपको 816.5 को ऑर्डर नहीं करना है, 816.5 बनाने। ठीक है जी, ये आप कॉपी करें, मैं एक और एग्जाम्पल लिखूंगा, वो करके फिर अपनी इख्तितामी बातें करते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, पूछो इससे, री एंट्री का पूछो।
निकालो में 10,000 टीआरजी ले लीजिएगा। जी जी। ये हो गया कसम भाई? कसम भाई आ गया? ठीक है हो गया। अच्छा जी, अब इस सवाल में भी हमें ईबी क्यों निकालना है। टू सी नॉट सेटअप कॉस्ट फॉर ईच रन 50। डिमांड एनुअल ली जाती है, यहाँ वीकली दी हुई है, तो आपको एनुअल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स होते हैं साल में, 2,08,000 ओवर सी एच का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये पर वीक दिया हुआ है, इसको 52 से मल्टीप्लाई करो 0.052 1 माइनस डी 2,08,000 ओवर आर होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम। पर एनम रेट ऑफ प्रोडक्शन देख लो 2,60,000। ठीक है जी। 0.0104 डिनोमिनेटर में आ गया। बीस लाख 80,000 न्यूमिनेटर में आ गया। डबल 4721 इतने प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, यहाँ भाई कोर्स एंड होता है, क्लास एंड होती है। 5 मिनट आपसे एक जरा जरूरी बात करनी है, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। कोई सवाल है आज के लेक्चर से रिलेटेड पहले तो वो पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
जान। अच्छा जी, अब देखें हम कुछ फाइनल बातें करते हैं जिसके बाद फिर ये सिलसिला एंड करते हैं। ठीक है, कोर्स आपका खत्म हो गया है। पहली बात तो ये है कि अब आपके जहन में एंड में एक चीज आती है कि यार मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। ठीक है, यार मुझे कुछ लोग है ना किट के और बुक के सवाल भेजना शुरू हो गए। मैं आपके सवालात बाद में एंटरटेन कर लूंगा, अभी क्लास बीच में छोड़ के सवाल के जवाब तो ऑब्वियसली नहीं दिए जा सकते, तो जरा प्लीज काइंडली थोड़ा सा वेट करें। देखिए, प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स हैं: रजिस्टर, स्टडी टेक्स्ट बुक, किट्स। जिसने ये 3 चीजें की हुई है ना, उसका डेफिनेटली पेपर पास नहीं, पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। ठीक है, उसका पेपर पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा जिसने जो है ना ये तमाम चीजें डील की हुई। आपको मैंने वेरिएंसेस का चैप्टर कराया, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वेरिएंसेस आप जाके रिवाइज करो रजिस्टर से। ठीक है, उसकी बुक रीड करो और उसकी दोनों किट सॉल्व कर लो। दैट्स इट, प्रिपरेशन लॉक हो गई भाई। ठीक है, आपको मैंने दूसरा टॉपिक बजटिंग कराया, आप उसको पूरे रजिस्टर से रिवाइज करो। आप उसकी बुक रीड करो। ठीक है, और आप दोनों किट सॉल्व करो उसकी। ठीक है, बजटिंग मुकम्मल हो गया आपका। सही है, आपको मैंने तीसरा टॉपिक कराया परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आप उसको रिवाइज करो रजिस्टर से, आप उसकी बुक रीड करो और आप इसकी दोनों किट्स कर दो। ठीक है, ये आपने पॉलिसी मेंटेन रखनी है हर चैप्टर में। ये पॉलिसी आपने मेंटेन रखनी है बेटा हर चैप्टर में। जैसे मिसाल के तौर पर भी मटेरियल खत्म हुआ है, सेम जैसे ही मटेरियल खत्म आपने मटेरियल की जो है वो रजिस्टर से रिवीजन करनी है। ठीक है, आपने उसके बाद उसकी बुक रीड करनी है और आपने उसकी दोनों किट्स कर लेनी है। ठीक है, अच्छा बुक्स जो है ना वो जाहिर है रीड करना, कुछ लोग थोड़ा परेशान होते हैं कि यार मैं बुक्स कैसे रीड करूं। तो भाई आपने बुक्स पूरी रीड नहीं करनी, जो 20 चैप्टर है आपने पूरे रीड नहीं करने। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना इंडेक्स शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे इंडेक्स शेयर कर दूंगा। टोटल भी इसमें ना सिर्फ 10 या 11 चैप्टर्स हैं जो आपको रीड करने होंगे, बाकी आप उनकी बाकी चैप्टर्स की रीडिंग ना भी करें ना तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है ना, 10-11 चैप्टर्स आप रीड कर लें और जो है मैं मार्क करके भेज दूंगा ग्रुप में, बाकी बेसिक चैप्टर्स रीड ना करें। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपकी ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाए ना, ये चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है आपने। हाँ भाई, कि हर चैप्टर की पहले आपने जो है वो टेक्स्ट रीड वो रजिस्टर रिवीजन करनी है, फिर आपने चैप्टर की टेक्स्ट रीड करनी है और फिर उसके बाद आपने जो है वो किट्स अटेम्प्ट कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जैसे ही
आपका ये काम मुकम्मल हो जाए, जैसे आपका ये काम मुकम्मल हो जाए ना, अब आप एंड में क्या करो बेटा, एंड में आप पेड मॉक्स बाय करो ACCA वेबसाइट से। 3 मॉक्स हैं, वो मॉक्स लाजमी अटेम्प्ट करके जाओ। बगैर मॉक्स के जाने वाला बच्चा जो है ना, उसके फिर पासिंग चांसेस पे खतरा है, क्योंकि मॉक्स आपको क्लियरली बताते हैं कि रियल एग्जाम में क्वेश्चंस में घुमाना फिराना किस तरह हो सकता है। याद रखिएगा, किट में सवालात में घुमाने फिराने का एक लिमिटेड लेवल है, मॉक्स में थोड़ा हाई लेवल है, तो बेटर है हाई लेवल चीज करके जाओ। ऐसा नहीं है पेपर में सारे हाई लेवल होंगे, लेकिन मिक्स्ड होते हैं, लो लेवल हाई लेवल, तो बेटर है तुम ये भी करके जाओ। ठीक है, ये आपने करके अपनी प्रिपरेशन करनी है मुकम्मल। ठीक है जी, कोर्स एंड हो गया है, क्लास से हम ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली जो है आप लोगों ने ये जो है वो F2 को अच्छी तरीके से समझा होगा, अच्छी तरीके से डील किया होगा।